शुरू करते हैं टीचिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब क्या होता है? पैसेज। पैसेज को कैसे करना है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, बट इस पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो पैसे, और खासकर जो है ना ये संस्कृत डिपार्टमेंट वाला है और इनके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए। आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, किस किस एग्जाम में क्वेश्चन आए इसके। टीचर 2011 में आ गया, एक बार 2018 में आ गया, एक बार कोर्ट ऑर्डर वाले में आ गया, और संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में भी आ गया, स्पेशल एजुकेशन वाले में भी आ गया। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है पैसेज, और पैसेज को पढ़ करके क्वेश्चन के आंसर देना आपको बच्चों को बताना होगा कि कैसे देना होता है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चा पहले पैसेज पढ़ेगा, उस पर कुछ 4-5 लेवल पे आपको समझाना चाहिए बच्चे को पैसेज। एक तो जो छोटी क्लास में होता है लिटरल। लिटरल मतलब पैसेज पढ़ा, उसमें किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, किसी का जन्म का स्थान पूछ लिया, और वहां दिया हुआ है वो बच्चा देखेगा और टिक लगा देगा, आंसर कर देगा। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। एक होते हैं रीऑर्गेनाइजिंग लेवल के क्वेश्चंस। रीऑर्गेनाइजिंग लेवल के क्वेश्चन क्या होते हैं? गुड आफ्टरनून समीक्षा और नमस्ते विकास। विकास, आपने पता नहीं कल क्यों मुझे बोला कि नोट्स नहीं है, जबकि मैंने चेक किया वहां पर नोट्स में जाओ। आप बैच में मत जाओ, आपके वाले उसमें जाकर के नोट्स में देखो। एक तो बैच वाला दे रखा है जिसमें डायरेक्ट देखते हो आप क्लास, और एक आपके दे रखा है वो जहां आपको जोड़ रखा होगा ना लाइव के अंदर, उसमें जाके देखो। वहां पे कंटेंट है, कंटेंट में वीडियोस भी सारे डाल रखे हैं, और नोट्स में सारे नोट्स डाल रखे हैं शुरू से लेके आखिर तक के, ठीक है ना। आप लोगों को दिखते होंगे शायद नोट्स में। नहीं है, नोट्स हैं। आप कुछ सही जगह नहीं देखते। आप नीचे जाके पूछना श्याम जी हैं कि हमें कहाँ किस जगह देखना होता है, वो बता देंगे आपको। मोबाइल लेके जाओ कि हमें दिखाओ कहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। चलो, तो पैसेज पढ़ना है, और उसके एक तो क्वेश्चन आते हैं लिटरल। देखो वो भी कह रहे हैं मिल गए। लिटरल टेक्स्ट क्या होता है? डायरेक्ट जो दिया हुआ है ना, लिटरल जो टेक्स्ट में दिया हुआ है उसको पढ़ा, फैक्ट वगैरह और आंसर लगा दिया। एक होता है रीऑर्गेनाइजिंग। किसी पैसेज के 2-3 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो 2-3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर कहीं जैसे एक जगह दिया हुआ है कि ये ऐसा व्यक्ति था, दूसरे में दिया हुआ ये ऐसा व्यक्ति था, तीसरे पैसेज में दिया हुआ है ऐसा व्यक्ति था। तो फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया उसमें कौन कौन से गुण थे। तो क्या वो गुण एक जगह मिलेंगे, या पूरे पैसेज को पढ़ करके समझ के उन सारे फैक्ट्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा? आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना सबको पढ़ के। तो वो रीऑर्गेनाइजिंग लेवल होता है। एक लेवल ही होता है। एक लेवल होता है कि आप पढ़ के उसको समझो, मतलब इंटरप्रेट करो, उसको इन्फ्रेंस करो, निष्कर्ष निकालो। जैसे कि आपके रीट लेवल पे क्वेश्चन आते थे। रीट पे क्वेश्चन कैसे आते थे? उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस पर आधारित। जैसे पूछता है ना इसकी थीम क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा पढ़ करके समझ करके फिर आपको अपने दिमाग से इन्फ्रेंस निकालना पड़ेगा, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो वो जो चीज होती है वो इन्फ्रेंशियल लेवल होता है, जिसको हम लोग एक ही नाम कह सकते हैं, इन्फ्रेंशियल लेवल या इंटरप्रेटिंग लेवल, और दोनों को अलग अलग पार्ट भी कर सकते हैं, बट वो एक ही लेवल है। फिर आता है प्रिडिक्टिव लेवल। प्रिडिक्टिव लेवल क्या होता है? कि आप पूरे पैसेज को पढ़ करके समझ करके प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे ऐसा होगा, इसमें ये कैरेक्टर खत्म, कोई कहानी कोई खत्म कर दी कि इस कैरेक्टर देखना ये आगे भी ऐसे परेशान रहेगा, ये बहुत खुश रहेगा, या ये मरेगा, या इसका ऐसा होगा, या इस देश का ऐसा होगा, हमारी मानव जाति का ये होगा, अगर हम जंगल खत्म करते रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपने अपने मन से बात कह दी, आपने क्या आगे होगा उसको प्रिडिक्ट कर दिया। ये भी आपको समझना चाहिए, इस लेवल पे भी समझना होगा। इसके अलावा एक होता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। जैसे पूछता है ना कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, आप इवैल्यूएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है ना आपके पार्ट पढ़ने के बाद कि चरित्र विवरण कीजिए, चरित्रीकरण कीजिए, तो वो सब चीजें समझ में आपको आनी चाहिए। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये होता है कॉम्प्रीहेंशन। जब भी आप प्रोज पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, कोई पैसेज पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ करके समझना। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो ये 6 लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसमें कौन कौन से क्रम से याद करना, सारे 6 के नाम, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो बहुत छोटी सी बात है, सरल सी बात है। नोट्स थोड़े बड़े बड़े लगेंगे आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है।
जो मैंने बताया ना वो कॉन्सेप्ट, इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके जो मैंने पढ़ाया ना इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना ही समझने की चीज थी इसके अंदर। देखिए, टीचिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? इन रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है दोस्तों? अंडरस्टैंडिंग, समझना। व्हाट इज बीइंग रेड, जो भी आपने पढ़ा उसको पढ़ करके समझना। मैनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एट रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स इन प्रिंट बट स्ट्रगल विद मेकिंग मीनिंग फ्रॉम व्हाट दे रीड। कई लोग ना वर्ड्स को तो समझ जाते हैं कि ये शब्द ये है, ये शब्द ये है, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ करके उन लाइन का, सेंटेंस का, पैसेज का मतलब नहीं समझ पाते। वो स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं मेकिंग मीनिंग, अर्थ लगाने में, फ्रॉम व्हाट दे रेड, जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। ये प्रॉब्लम आप सबके साथ भी होती होगी, तभी तो आप यहां आते हैं, वरना तो नोट्स को पढ़ करके समझ जाओ तो आपको दिक्कत ही ना है। और कई लोग समझ जाते हैं, वो क्वेश्चन भी कर लाते हैं। चल सारे क्वेश्चन कर लाती हो आप, पहले से क्वेश्चन कर लाए, तुम भी करके लाई हो, सारे कर लाई, पांचों आप नहीं कर पाई होंगी, श्योर कर लिया आपने ना, तो गुड। इसका मतलब आपका स्ट्रगल शायद नहीं करना पड़ रहा, और कोई दो चार लाइनें ना समझनी है वो आप समझ जाओगे। टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिफिकल्ट बिकॉज द रीडर इज, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो 2011 में पूछा था ना क्वेश्चन, वो इस लाइन पर आधारित है। हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंशन को समझना इंग्लिश में कठिन क्यों होता है? बिकॉज द रीडर इज नो फैमिलियर विद द यूज ऑफ idiomatic phrases, foreign words and difficult words in the पैसेज। क्योंकि पैसेज में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं, कुछ ईडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके मतलब हम नहीं समझ पाते। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी पैसेज में लाइन में एक शब्द आ गया पुट आउट। अब नॉर्मल इंग्लिश जानने वाला आदमी जिसको ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स का नहीं पता, वो क्या अर्थ लगाएगा इसका? पुट यानी रखना, आउट यानी बाहर, बाहर रखना। जबकि आपको मैंने फ्रेजेस में पढ़ाया था, फ्रेजल वर्ब्स याद किए थे, मैंने कहा था याद करना, लिस्ट बनाना, तो आपको पता है क्या मतलब होता है इसका? आपको याद नहीं आ रहा? दिग्विश्री जी, अपनी बात रखना, आग बुझाना, शाबाश बेटा चंचल, आग बुझाना होता है। अब अगर ये बात रखना करोगे, बाहर रखना अर्थ करोगे, तो क्या अब उस पैसेज का मतलब समझ पाओगे क्या? और क्या अपने प्यारे प्यारे उन बच्चों को आप समझा पाओगे जो स्टूडेंट्स होंगे आपके? आप नहीं समझा पाओगे, दिक्कत रहेगी। तो ये दिक्कत आती है। जैसे हम बात करते हैं अकिलिस हील। अकिलिस हील का मतलब क्या होता है? अकिलिस की एड़ी, मतलब तो ये हुआ। अब आपको अगर नहीं पता तो आप उसका अर्थ नहीं कर पाएंगे। पता है किसी को ईडियम याद की हो तो आप बता सकते हैं, बताइए। कमजोर जो जगह होती है, मतलब कमजोर कड़ी है कुछ। जैसे तुम्हारी कमजोर जगह क्या है? नहीं, मतलब अकेलीज हील का तो ये था कि वो एक शायद कहीं पे था जो शायद कहीं पे नहीं, मैंने पढ़ाया, ईडियम देखा है आपने? वो नहीं पता ना, नॉवल था या जो भी अच्छा, वो था। तो उसमें ना ये कैरेक्टर होता है जिसकी ना हील, जो ये पैर वाली जो होती है वो एक नाजुक, और पैर के अलावा हील कहाँ होती है? हाँ, हाँ, पैर वाली हील, ठीक है। उसमें वो लगने से फिर वो मर जाता है, तो उसका वो ईडियम बन गया अकिलिस हील। नहीं नहीं, आप गलत हो गई, वो फिर भी नजदीक है दिगेश्वरी। अकिलिस हील मतलब दुखती रग, कमजोर नस, दुखती रग, आपकी वीक पॉइंट। हाँ, वीक पॉइंट होता है, विकास कह रहे हैं। और आपने पूरी फिल्म बताई थी, मैंने कहानी बताई थी आपको, वो ट्रॉय वॉर जो होता है ना, ट्रोजन वॉर, वो कहानी, ट्रॉय, हेलन, पेरिस, ये कैरेक्टर है अकिलिस। चलो, तो अब इनके मतलब ही नहीं पता, तो क्या आप पैसेज को समझ पाओगे क्या? आपके लिए पैसेज समझना कठिन हो जाएगा। तो कह रहा है कि भाई आपको ये वर्ड्स नहीं आते ना, इसलिए हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाना, समझना कठिन होता है, ठीक है ना। कई जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल बीट एक आर्केइक वर्ड है, पुराना वर्ड है इंग्लिश का, अब बहुत कम यूज होता है। अगर ये वर्ड कहीं बीच में आ जाए, जैसे हम जब पढ़ते हैं ना ये ड्रामा वगैरह शेक्सपियर के, उनमें आता है बीच में वर्ड, तो ऑल बीट मतलब होता है यद्यपि, ऑल्दो को पुराने इंग्लिश में ऑल बीट बोलते थे। ऐसे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता हमारे को, तो हम समझ नहीं पाते उनके अर्थ को, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। 6 लेवल के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। कितने लेवल के होते हैं? 6 लेवल्स। अभी कौन कौन से होते हैं जिनको हमें समझना चाहिए? देखो 6 लेवल्स होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस इन टीचिंग, रीडिंग एंड डेवलपिंग मटेरियल्स। पढ़ाने में, पढ़ने में, मैटर को डेवलप करने में आपको ये चीजें आनी चाहिए। आपके स्टूडेंट्स के भी, टीचर के भी अगर ये 6 लेवल डेवलप है ना, तो वो किसी भी पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है ना? ये 6 लेवल कौन कौन से हैं? चेक कीजिए। पहला, लिटरल लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। लिटरल लेवल क्या होता है? लिटरल लेवल क्या होता है कि भाई डायरेक्ट जो लिटरल मीनिंग निकलता है, जो शब्द दिख रहा है ना उसका वही मतलब निकलता है, तो लिटरल मीनिंग है। और दूसरा मतलब निकलता है तो मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, या कोई भावार्थ बोलते हैं इसको हम लोग ना, इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफोरिकल मीनिंग। तो एक था लिटरल मीनिंग, इसका ये मतलब है। और इसका जैसे रोज, रोज का मतलब निकाल दिया गुलाब, लेकिन रोज का मतलब सुंदर भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकता है, तो वो उसका फिर क्या हो गया? मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया। तो लिटरल मतलब एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का सीधा मीनिंग निकालना। जो भी टेक्स्ट पढ़ते हो ना आप, उसका सीधा अर्थ अगर निकलता है, सच एज फैक्ट्स, वोकैब, डेट्स, टाइम्स एंड लोकेशंस। अगर वो ये पूछता है कि वो दोनों की लड़ाई कहां पर हुई, वो कहां पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, किस तारीख को पैदा हुआ, इस शब्द का मतलब बताओ, फैक्ट्स, कोई फैक्ट तो दे रखा है उस पैसेज में, डायरेक्ट ऐसा कैसा फैक्ट पूछ ले तो फैक्ट थोड़ी चेंज होते हैं। फैक्ट में क्या चेंज करोगे आप? फैक्ट चेंज नहीं होते। ठीक है ना? इस गेट को बंद करो। फैक्ट चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना आपसे, तो कौन से क्वेश्चन है वो? लिटरेरी लेवल के क्वेश्चन है, लिटरल लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ये पहला लेवल होता है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया मैटर है। और आपके 5 क्वेश्चन सोल्व हुए कि नहीं इस मैटर से? अब ये सारा काम टीचर का था। देख लो आप कि कोई भी क्वेश्चन देख लिया उसने और उसका मैटर आपको मिल गया। और पता है, मैं कल परसों एक बात पढ़ रहा था और आप सब शायद इस बात सहमत होंगे। मैं ये देख रहा था कि बहुत सारे लोग हैं टीचर इंग्लिश में भी, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार अभी जैसे इस बार लगा है आपके बैच को पढ़ा के कि बच्चे कम हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं कल परसों किसी को सुन रहा था बोलते हुए, उसने कई बार ना आपको लगता है कि आप बहुत कष्ट भोग रहे हैं, आप बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा आपको, कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन उसने कहा कि जब भी कोई चीज, जब बहुत ज्यादा परेशान होना और बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, तो मान लो कि भगवान अब उसकी कड़ी परीक्षा ले रहा है और अब वो समय नजदीक है जो अच्छा आने वाला है, सक्सेसफुल समय आपका आने वाला है। तो आपको नहीं लगता क्या कि नोट्स अगर सारे क्वेश्चन आ गए, जो मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आप में से लोग सेलेक्ट हो गए, वो आएगा टाइम, अभी आएगा, जिस दिन वो टाइम आ गया ना, और फिर बच्चों का कन्वर्ट किधर हो जाएगा? वो एक तरफ जिधर से सेक्शन होता है। पहले कोई जमाने में एसएमएस बहुत था, परिष्कार खूब चला, मिशन, अधिगम आया बीच में, अभी कलाम चल रहा है, उत्कर्ष आया था बीच में। उत्कर्ष का भी इतनी हालत अच्छी नहीं है जितनी कलाम की अच्छी हालत है। एक समय आता है और जो मेहनत करता है फिर वो कंटिन्यू चलता भी रहता है, होता ही नहीं होता। ऐसा आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। आप आज मेहनत कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, गांव नहीं जा पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आपकी परीक्षा है, कड़ी परीक्षा, सफल होने से पहले की स्थितियां है। फिर लोग कहने बनेंगे साहब वो लड़की लगातार 2.5 महीने तक गांव ही नहीं आई थी। ऐसे पढ़ते हैं बच्चे। जब सफल होगी तब कहानियां बनेंगी तुम्हारी, तब बनती हैं कहानियां कि रोजाना क्लास जाती थी पढ़ने के लिए। बोले तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए, तुम यहाँ डेली आती हो, ये छुट्टी कर ले, वो छुट्टी कर ले, तुम छुट्टी नहीं करती हो। इसका मतलब ये कहानियां बनती हैं आपकी। मैं सही कह रहा हूं आपको ना? तो वो फैक्ट्स है। खैर, तो ये नोट्स की बात कर रहा था मैं, थोड़ी अपनी बड़ाई कर रहा था खुद ही में कि नोट्स बहुत अच्छे, जो मैं हर बार करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी नोट से पढ़ाता हूँ ना आपको, मुझे नोट से प्यार हो जाता है मेरे को, कि लगता है यार, और ना डर भी लगता है कि सब कुछ अगर किसी टीचर के हाथ में चले गए ना तो क्या होगा। बट अब यकीन नहीं माने, जो नोट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये भी चेंज हो रहे हैं, ये भी चेंज पे काम चल रहा है इनका भी। 2-2, 5-5, 7-7 लाइनें इनमें जुड़ रही हैं और अगला फिर होगा। आपके लिए इतना काफी है। बस आपको मैं क्या कहता हूं बार बार कि पिछले जो क्वेश्चन आए हुए ना,
वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, उसमें से कोई लाइन दिक्कत हो तो यहाँ आप ऐड कर लेना अपने हिसाब से, थोड़ा काम करना भी चाहिए आपको। विकास पूरी फिल्म, अच्छा ये कह रहे सर मैं भी एसएमएस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। समीक्षा आप एसएमएस की स्टूडेंट कब रही हैं? समीक्षा ये कौन सी समीक्षा है? ये भी जो रीट लेवल फर्स्ट में थी वही समीक्षा है क्या एसएमएस में? आप कब स्टूडेंट रही हैं समीक्षा, बताना मुझे। समीक्षा मुझे कुछ याद आ रहा है, अभी थी क्या आप जिस बैच में, जो लेवल फर्स्ट का बैच था 2022? एक बार बताएं मुझे आप। अच्छा आप तब नहीं थी, कब पढ़ी हैं थोड़ा एक बार मुझे इन्फॉर्म करें। अच्छा 2014 में एसएमएस में स्टूडेंट रही हैं आप, 14 में? अच्छा 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 अच्छा, फिर तो मेरे से नहीं पढ़ी होंगे आप, क्योंकि मैं एसएमएस में गया 2017 में और आप वहां पढ़ी थी बीके रस्तोगी जी से। ठीक है ठीक है, मैं 17 में गया था वहां। चलो ये वाली बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। The teachers often check on literal comprehension first to make sure that their students have understand the basic और surface meaning of the text। देखिए जो मैंने किया ना कलर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को केवल टेक्स्ट का सरफेस मीनिंग पता होना चाहिए, बेसिक मीनिंग। उसमें नाम वाम लिखे हुए हैं, डेट्स लिखी हुई हैं, वो पढ़ लिया आपने, बस उन्हीं पे क्वेश्चन आ जाता है। आप देखना जितना कठिन एग्जाम होगा ना, पैसेज हर एग्जाम में आता है, पर छोटे एग्जाम में लिटरल क्वेश्चन पूछ के छोड़ देता है। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजिंग, लेवल बढ़ता चला जाता है। फिर तीसरे पे कौन सा आएगा, इन्फ्रेंशियल, जिसमें इन्फ्रेंस निकालेंगे। तो ऐसे चीजें बढ़ती जाती है आगे। इसमें केवल आपको बेसिक और सरफेस मीनिंग निकालना होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिटरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन अबाउट दिस आर्टिकल इज, जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल, जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं अभी, हम जो पैसेज पढ़ रहे हैं, इस आर्टिकल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन डू द ऑथर्स डिस्कस। बताओ ऑथर्स कितने प्रकार के वो आर्टिकल डिस्कस कर रहा है, आर्टिकल में कितने प्रकार के कॉम्प्रिहेंशन के टाइप्स डिस्कस कर रहा है। कॉम्प्रिहेंशन कितने प्रकार के होते हैं? 6। बस ये आंसर दे दिया आपने अगर, तो इसका मतलब आपका लिटरल समझ में आ गया। उसमें कह रहा था ना 6 टाइप्स ऑफ, तो बस 6 अगर बोल दिया आपने, लिख दिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, किसका प्रकार है? लिटरल का है। चलो आगे बढ़ते हैं। रीऑर्गेनाइजिंग, रीऑर्गेनाइजिंग में क्या बताया आपको मैंने? रीऑर्गेनाइजिंग में क्या बताया कि एक पैसेज में अलग अलग पार्ट है, उनमें सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन सबको रीऑर्गेनाइज करके एक आंसर बनाना। और वो क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि आप उनको बिना ऑर्गेनाइज करे आंसर अपना दे ही नहीं सकते, एक जगह नहीं मिलेगा आंसर। जैसे आपको ध्यान है, जब आप 9th 10th में थे, 11th 12th में थे, तो क्वेश्चन पूछता था पैसेज के अंदर, और आप क्या करते थे, क्वेश्चन के शब्दों को देखते थे और वो शब्द पैसेज में कहां दिख रहे हैं, बस वो लाइन फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक उतार दिया करते थे। तो वो सारे आंसर सही नहीं होते थे उससे। लिटरल वाले तो सही हो जाएंगे, लेकिन रीऑर्गेनाइजिंग वाले सही नहीं हो पाएंगे। इसमें क्या होता है, ये नेक्स्ट टाइप है, इसमें ये बेस्ड है, आपको स्टूडेंट्स मस्ट यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। अलग अलग पार्ट से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, यूज कंबाइन देम, उनको कंबाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है फॉर एडिशनल अंडरस्टैंडिंग। और एडिशनल अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग शुरू में हो गई पहले लेवल पे, अब ये एडिशनल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखो, एक कोई आप पैसेज पढ़ रहे हैं, उसके शुरू में एक औरत का नाम दिया हुआ है मैरिया किम या मारिया किम, ठीक है ना। मारिया किम के बारे में बताया कि वो 1945 में पैदा हुई और वो 1990 में एक्सपायर हो गई। शी डाइड इन 1990। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ ओल्ड वाज मारिया किम व्हेन शी डाइड। पैसेज के एक पार्ट में देखा था वो 1945 पैदा हुई, एक पार्ट में देखा था 1990 में एक्सपायर हो गई, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि वो जब मरी तब कितने साल की थी, कितने साल की थी वो। कैसे पता लगा आपको? उन दोनों सूचनाओं को आपने पहले इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, उनको कंबाइन किया, और फिर उससे ऑर्गेनाइज करके आपने एक डिसीजन निकाला कि भाई 90 में मरी है, 45 पैदा हुई, तो 45 ईयर की वो मरी होगी, जब वो एज, उसकी एज 45 रही होगी। क्लियर है बात? ये चीज क्या है। चलो
तो इस तरह से आपने क्या किया, स्टूडेंट हैज टू पुट टुगेदर टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट से ली गई जानकारी, ठीक है ना। Questions that address this type of comprehension are important because they teach student to examine the text in its entirety, क्योंकि इसमें पूरा पढ़ना पड़ता है टेक्स्ट को, एंटायर। आप ऐसे ना पार्ट्स में पढ़ के नहीं समझ सकते इसको, पूरा एंटायर आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। हेल्पिंग देम मूव फ्रॉम अ सेंटेंस बाय सेंटेंस, एक एक सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है। कंसिडरिंग ऑफ द टेक्स्ट को समझना होता है। टू अ मोर ग्लोबल व्यू, ग्लोबल व्यू मतलब पार्ट्स में नहीं, पूरा। ग्लोबल क्या होता है, पूरा, संपूर्ण पैसेज। ग्लोबल व्यू आपको पूरा देखना पड़ेगा, पहली लाइन से लास्ट लाइन तक पूरा पढ़ के समझ करके फिर मीनिंग निकालना पड़ेगा। द स्टूडेंट जनरली फाइंड रिकॉग्निशन क्वेश्चंस somewhat more difficult than straightforward literal comprehension question। ये थोड़े उससे हार्ड होंगे कि नहीं होंगे। एक तो आपसे केवल ये पूछता कि मारिया किम कब पैदा हुई, 1945। ये तो कौन सा क्वेश्चन हो गया, लिटरल लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा। शी डाइड इन 1990, वो भी लिटरल हो गया। और वो कितने साल की थी जब वो मरी, ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला लेवल का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बात आप लोगों को, ठीक है। अब थर्ड देखो, इन्फ्रेंशियल और इंटरप्रिटेटिव लेवल। ये दोनों ना एक ही पार्ट में, तीसरे में दे दिया पढ़ने। अब इसको दो अलग अलग समझ सकते हो क्वेश्चंस के हिसाब से। वैसे अगर मोटा मोटा आइडिया रखना चाहो तो ये ध्यान रखना कि दोनों एक ही बातें हैं। कौन कौन सी, इन्फ्रेंशियल और इंटरप्रिटेटिव। इंटरप्रिटेट क्या होता है, इंटरप्रिटेट अनुमान लगाना, खुद का व्यू देना। इंटरप्रिटेट कहीं पढ़ा है आपने, इंटरप्रिटेट मतलब होता है चीजों को समझना, अपने दिमाग से समझ करके फिर अपना वो राय देना, व्यू देना और विचार देना, वो कर सकते हैं। आप क्या बता रही थी, अनुमान लगाना। कह सकते हो कि भाई आप पढ़ के समझ के आपने अनुमान लगाया कि ये चीज ऐसा कहना चाह रहा है, तो वो भी आपने उसको इंटरप्रिटेट किया, समझा आपने उसको, और फिर आपने अपनी राय दे दी, बता दे कि ऐसा है। और इन्फ्रेंशियल भी तो वही बात है। इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष निकालना। आपके पास फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स को देख करके फिर आपने एक अपना इन्फ्रेंस दे दिया, एक डिडक्शन दे दिया, एक निष्कर्ष निकाल दिया, जिसको रेट में बोलते हैं इन्फ्रेंस। आपके सिलेबस में आता है लैंग्वेज सेकंड में इन्फ्रेंस में क्या होता है, एक पैसेज देता है और उस पैसेज में से क्वेश्चन पूछता है, और उनका एक क्वेश्चन जरूर होता है, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, या व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द पैसेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। तो पैसेज का टाइटल कब दे सकते हो आप ये विचार कब दे सकते हो कि टाइटल ये होना चाहिए, जब आप उसको इंटरप्रिटेट कर लें, पढ़ के समझ लें और निष्कर्ष निकाल के भाई इसका ये वाला हेडिंग होना चाहिए। तो इसमें देखो इन्फ्रेंशियल लेवल अब अलग अलग पार्ट से समझ सकते हैं। मेकिंग इन्फ्रेंसेस इन्वॉल्व्स मोर देन अ लिटरल अंडरस्टैंडिंग। ये लिटरल अंडरस्टैंडिंग से आगे की चीज होती है, उससे ज्यादा चीज होती है। स्टूडेंट्स में इनिशियली हैव अ डिफिकल्ट टाइम आंसरिंग इन्फ्रेंस क्वेश्चन। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो इन्फ्रेंस क्वेश्चन के आंसर देना थोड़ा सा कठिन होता है, बिकॉज द आंसर्स आर बेस्ड ऑन मटेरियल दैट इज इन द टेक्स्ट बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। क्योंकि उसका आंसर टेक्स्ट में है तो सही, लेकिन उसका एक्सप्लिसिट कल परसों पढ़ाए थे, वेरी वेरी क्लियर, उसका आंसर क्लियरली होता नहीं है। उन लाइंस को पढ़ के, रीड बिटवीन द लाइंस, समझ करके फिर आपको आंसर देना होता है, निष्कर्ष निकाल के। इन्फ्रेंस एंड इन्फ्रेंस इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स कंबाइनिंग देयर लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट की जो समझ में आया उसको, उन चीजों को, सूचनाओं को कंबाइन करेगा, कंबाइन करके लिटरल अंडरस्टैंडिंग करेगा कि ये शब्दों के मतलब है, जो पहला लेवल है। देन विद देयर ओन नॉलेज एंड इंट्यूशंस, और फिर उसकी जो नॉलेज है, जो उसका इंट्यूशन है, उससे वो एक इन्फ्रेंस निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। ये काम उसको करना होता है, ठीक है ना। बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को, ओके। इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी
टू प्रोसेस रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, आप जो भी इंफॉर्मेशन दी उनको समझो और उस टेक्स्ट का जो अंडरलाइंग मीनिंग है, अंतर्निहित लाइन के बीच में भी एक मतलब होता है ना अलग से, कि भाई ये जैसे राम इज अ लायन, तो लिटरल मीनिंग तो क्या हो गया, राम शेर है, और इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हो गया, जो अंडरलाइंग मीनिंग है कि वो बहुत ही बहादुर है, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, ये मतलब हो गया उसका। तो इसको अंडरलाइंग मीनिंग को पहचानना होता है। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज टू इन्फर और डिटरमाइन डीपर मीनिंग, इसमें गहरा मीनिंग समझते हैं, दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, जो स्पष्ट रूप से दिया हुआ नहीं होता। क्लियर है बात आपको? ए स्टूडेंट ऑपरेट्स एट इन्फ्रेंशियल लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। एक स्टूडेंट इन्फ्रेंशियल लेवल पे कब काम करता है, कब कहा जाएगा कि इसको इन्फ्रेंशियल काम कर पा रहा है, जब वो री एक्सप्रेसेस द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पैसेज। अगर वो उस पैसेज को पढ़ करके उसकी थीम बता दे, वो पैसेज को पढ़ करके उसका सेंट्रल आइडिया बता दे, उसका मैसेज बता दे, उसका टाइटल बता दे, तो समझ जाओ कि वो इन्फ्रेंशियल लेवल उसका सही हो गया, वो निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है ना? आप नहीं कहते कि भाई आप कहानी पढ़ के आना और इसकी समरी लिख के लाना, इसकी थीम लिख के लाना, तो मतलब आपका वो इन्फ्रेंशियल लेवल ठीक है। इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स रीडर्स टू, अब इसमें आपको किस किस चीजों जरूरत पड़ेगी, आपका इन्फ्रेंशियल काम लेवल अच्छा काम करे, इसके लिए आपके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, देखिए। टू कंबाइन आइडियाज, एक तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना पैसेज, उसके अलग अलग आइडियाज को दिमाग में रखो और क्या करो, उनको आप कंबाइन करो। ठीक है ना? टू ड्रॉ कंक्लूजन, साथ में फिर क्या करो, आप उन आइडियाज को जो कंबाइन करके कंक्लूजन निकालो, इन्फ्रेंस निकालो, निष्कर्ष निकालो। टू इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको इंटरप्रेट करो, वही समझना, और फिर इवेल्युएट करो, मूल्यांकन करो, सही गलत, अच्छा बुरा, ठीक है ना, काम का बेकार, वो सब एक मूल्यांकन करो। टू आइडेंटिफाई टोन एंड वॉइस, लिखने वाले की क्या टोन है, उसकी क्या वॉइस है ना, लिखने वाला जैसे मैंने पढ़ा था उसमें पोएट्री एप्रिसिएशन में, टोन पहचानते हैं आप, गुस्से में कहा, प्रेम से कहा, किसी औरत ने लिखा है, आदमी ने लिखा है, पढ़ा था हम लोगों ने, बुजुर्ग ने लिखा है, जवान ने लिखा है, ये तक सब आपको समझ में आना चाहिए, उसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल लेवल। ये सब चीजें होंगी, आप सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, उससे कंक्लूजन निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, टोन और वॉइस, इन सब चीजों को देखना समझना क्या कहलाता है, इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स द रीडर टू मेक एन इन्फ्रेंस इज, अब एक एग्जाम्पल बात करते हैं जो इन्फ्रेंस लेवल की बात करता है। आर दी ऑथर्स ऑफ दिस आर्टिकल, जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं अभी जो लिखा गया है, एक्सपीरियंस लैंग्वेज टीचर्स, क्या आपको लगता है कि जिसने ये मैटर बनाया है, जिन भी ऑथर्स ने मिलकर के, क्या वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या उन टीचर्स को अनुभव है पैसेज पढ़ाने का या पढ़ाने का, तब वो बता रहे हैं कि भाई ये लिटरल लेवल होता है, एक रीऑर्गेनाइजिंग लेवल होता है, ऐसे पढ़ाया जाता है? क्या लगता है आपको? अब इसका आंसर अभी तक तो कहीं डायरेक्ट तो लिखा हुआ नहीं है कि इसमें टीचर्स हैं और टीचर्स जो हैं वो अनुभवी हैं या अनुभवी नहीं है, बट क्या आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं ज्योति जी? क्या क्या इन्फ्रेंस निकालेंगी? एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, कैसे पता चला आपको ज्योति जी? क्योंकि अपनी बातों को पिरो नहीं पाती आप, है ना, यह है दिक्कत, चुप हो जाती हैं आप, घबरा जाती हैं, नहीं आ रहा हो तो समझो थोड़ा ना इसको। ये तो चलो कोचिंग मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपकी है, लेकिन अपने पर्सनली अपने लेवल पर आप एक काम किया करो, लोगों से बात किया करो, बोला करो अपने विचार, घर वालों से बात किया करो, अपने विचारों को खुल के रखा करो, है ना। आप बताइए, ज्योति का जवाब सही है कि वो एक्सपीरियंस टीचर तो हैं। क्यों लगता है आपको, ये इन्फ्रेंस क्यों निकाला आपने? क्योंकि इतनी सटीक
इतनी सही जानकारी तरीके से इस तरह से डिवाइड करके कोई एक्सपीरियंस टीचर ही बता सकते हैं, जिनको अनुभव रहा हो लाइफ का, पढ़ाने का, टीचिंग का। तो ये क्वेश्चन इन्फ्लुएंशियल लेवल का है। रीडर्स माइट अंडरस्टैंड दैट न्यू कमर्स टू द प्रोफेशन जनरली डू नॉट डेवलप मटेरियल्स और राइट आर्टिकल्स, क्योंकि नए नए तो आर्टिकल लिखते ही नहीं इस तरह के, उनको आते ही नहीं लिखने। सो द ऑथर्स आर प्रोबेबली एक्सपीरियंस लैंग्वेज टीचर्स, साफ साफ लिखा हुआ अपने सामने, पर न्यू कमर तो ऐसी बातें कर ही नहीं सकते, एक्सपीरियंस होंगे वही कर सकते हैं। इंटरप्रिटेटिव लेवल क्या होता है? इंटरप्रिटेट करना, मतलब इंटरप्रिटेट मतलब होता है डीप मीनिंग, वही इन्फ्लुएंस वाला ही होता है, समझना, चीजों को अच्छे समझ करके फिर अपनी राय देना। इस लेवल पे क्या होता है? स्टूडेंट्स आर एबल टू रीड बियॉन्ड द लिटरल वर्ड्स ऑन द पेज एंड फाइंड अंडरस्टैंडिंग। जो आप पढ़ रहे हैं, बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, इंग्लिश में कहावत है, बार बार बोलता हूं भाई, लाइन्स में जो लिखा है वो तो समझना ही है, वो लाइन कहना क्या चाहती हैं वो भी समझो, बियॉन्ड द टेक्स्ट जाकर के समझो कि इनका ये मतलब हो सकता है, ठीक है ना। कई बार किसी लाइन का जो मतलब आपको समझ में आता है उससे अलग भी मतलब निकलता है, तो वो आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो इंटरप्रिटेट करेंगे, एक दूसरा मतलब और निकालेंगे आप, ठीक है ना। उस पेज पर जो शब्द लिखे गए उससे बियॉन्ड जाकर के अंडरस्टैंडिंग करना। दे यूज इन्फरिंग स्किल्स टू थिंक बियॉन्ड द टेक्स्ट टू फाइंड मीनिंग। आप ही मान लो बियॉन्ड द टेक्स्ट समझना, वो होता है इंटरप्रिटेट करना, बियॉन्ड द टेक्स्ट। टेक्स्ट पढ़ रहे उससे तो निष्कर्ष निकाल लिया तो इन्फ्लुएंशियल है, उससे भी बाहर जाकर के कोई चीज समझना। द इंफॉर्मेशन दे अंडरस्टैंड इज नॉट फाउंड इन द टेक्स्ट। जो इंफॉर्मेशन वो समझते हैं ना वो उस टेक्स्ट में होती नहीं है, वो तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का होगा ना तब समझ पाओगे आप। Which requires them to imagine what a character is feeling or what the author means by words or actions. जैसे आप पढ़ते हैं ना तो यार ये बात कैरेक्टर ने क्यों कही होगी, वो थोड़ी लिखा है इसमें, उसने बात कह दी वो तो ठीक है, ऐसा मैकबेथ ने क्यों सोचा होगा, ऐसा लेडी मैकबेथ ने क्यों सोचा होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लाइन क्यों लिखी होगी, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ऐसी क्या स्थिति रही होगी, ये आप खुद इमेजिनेशन में खो गए और फिर इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, बियॉन्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट से बाहर जाकर के, ठीक है ना। तो वो चीज होती है इंटरप्रिटेटिव लेवल। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? द इंफॉर्मेशन दे अंडरस्टैंड इज नॉट फाउंड इन द टेक्स्ट विच रिक्वायर्स देम टू इमेजिन। वो इमेजिन करते हैं क्या वो ऐसा क्यों गुस्सा हुआ होगा, गुस्सा हुआ है बोल भी रहा है बट और भी कुछ कारण हो सकता है क्या। जैसे कई बार कहते हैं ना कि एनालिसिस करते हैं, हम लोग एनालिसिस करो, तो आपको हो सकता है उस कैरेक्टर की वहां पर अच्छाई दिखाई गई हो, लेकिन आप उसके पीछे एक बुराई भी निकाले कि नहीं यार मुझे ये कैरेक्टर गलत लगा, इसने गलत फैसला लिया। कितना भी सही रहा उसको अपने दोस्त को धोखा तो नहीं देना चाहिए। ये कह रहा है कि ये कारण था, ये कारण था, नहीं मुझे नहीं लगता, ये है ही बेकार कैरेक्टर, मुझे कैरेक्टर पसंद नहीं है। आप अपना इंटरप्रिटेट किया आपने उसको। इमेजिन व्हाट अ कैरेक्टर इज फीलिंग और व्हाट द ऑथर मीन्स बाय वर्ड्स और एक्शंस। इमेजिन करते कि क्या सोचा होगा इसने, क्यों कहा होगा, वो इंटरप्रिटेट होता है। स्किल्स यूज्ड इन द इंटरप्रिटेटिव लेवल। अब इंटरप्रिटेट कब कर पाओगे चीजों को, कौन से स्किल्स चाहिए आपके अंदर, देखिए हेल्पिंग लर्नर्स मोस्ट इन डेवलपिंग लर्नर्स क्रिटिकल फैकल्टीज। एक तो आपके अंदर ना क्रिटिकल फैकल्टीज होनी चाहिए, फैकल्टीज यानी गुण, और क्रिटिकल यानी क्रिटिक्स करने के, किसी की आलोचना करने के आपके अंदर गुण। अब आलोचना मतलब होता है कि अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, मतलब आपको देख करके चीजों को बियॉन्ड समझना आना चाहिए, तभी आप। उसने ये कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और मैसेज ऑफ द टेक्स्ट। वही पढ़ाई करते हैं वो भी इसमें आता है, क्या करते हैं, प्रशंसा करना, हाँ इसी में आएगा। आप प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें तो लिखा है इसमें ये खास बातें थी, आप सब इस वजह से मुझे ये बुरा लगता है,
आलोचना क्या होती है? तो होती है क्रिटिकल। नेगेटिव थॉट। नहीं, समालोचना। समालोचना में क्या होगा? अच्छी आलोचना। आलोचना पर जनरली लोग आलोचना बुरी ही करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। आलोचना मतलब क्रिटिसाइज करना, क्रिटिक्स लिखना। आप देखना एमए के एग्जाम में क्रिटिक्स आते हैं आपके। क्रिटिक्स क्या होता है? कि कोई कवि किसी दूसरे कवि की पोएम पढ़ता है, अपने लिटरेचर नहीं पढ़ाता क्या? तो उसी में तो मतलब आलोचना बुराई। नहीं, वो प्रशंसा भी कर सकते हैं कि भाई इसमें ये कमियां निकालते, पढ़ते हैं पूरा कि साहब इसने ये लिखा, इसमें ये लिखा, ये अच्छी बात थी, ये इसकी बुरी बात थी, यहाँ उसकी राइम स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन वर्ड्स उसके इतने अच्छे नहीं है। तो ये सारी बातें बताना, तो वो कब कर सकते हो आप? जब आप ध्यान, ये इंटरप्रिटेट करना तो मतलब आसान काम नहीं है, आपको उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा समझना पड़ता है। मैं क्यों कहता हूं आपको कि आप पहले पूरा वीडियो देखो हमारा यूट्यूब पे, उसको पूरा समझो और फिर आप उस पर लिखो। लेकिन आप क्यों नहीं लिख पाते? केवल क्या लिख देते हो? वेरी गुड, नाइस, सुपर्ब, बैड। अरे ये तो कोई भी लिख देगा। लेकिन आपको अगर 5 लाइन लिखने के लिए बोले उस पूरे 1 घंटे क्लास पर, सर मैंने इसको पढ़ा, यहाँ पढ़ा, यहाँ ये चीज अच्छी थी, यहाँ ये चीज बुरी थी, यहाँ इसमें ये कमी रह गई, साउंड अच्छा नहीं था, पिक्चर तस्वीर क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या ये क्वेश्चन सही नहीं लगे मुझे, है ना? वो कब कर सकते हो सब चीजें यहाँ पे? जब आपने पूरा उसको देखा हो। हाँ, वो पूरा देखता है, विकास पूरा देखता है, समझता है। और भी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा देखते हैं, वो भी आपकी तरह ही है, वो टाइम निकालता है। तो वो टाइम है ना इंग्लिश पढ़ने का, या अभी भी नहीं है? हाँ, तो पढ़ो, ऐसा लगना चाहिए मुझे कि आप पढ़ रही हैं, आप देख रही हैं। नॉन फाइनाइट वाला देखा आपने? देखो उसको, बहुत नोट्स बनाओ नोटबुक के अंदर, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर आप लोग। चलो, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया मैसेज। अब ये इन्फ्रेंशियल लेवल पे भी आता है और इसमें भी आता है। डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो आप बता रहे थे ना, पॉइंट ऑफ व्यू रखना अपना। ये पॉइंट ऑफ व्यू कब रख सकते हो आप? जब उसको आप समझोगे, क्रिटिक्स करोगे, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि आप पॉइंट ऑफ व्यू आपका किसी के प्रति नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रिडिक्टिंग और समराइजिंग इवेंट्स, ये प्रिडिक्टिंग का एक अलग लेवल भी होता है। और आप प्रिडिक्ट पे कब पहुंच पाते हो? जब आप उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हो। इंटरप्रिटेट कर सकते हो तभी तो कर पाओगे आप। इंटरप्रिटेट करने के बाद ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप आइडिया बता सकते हो, समरी बता सकते हो, क्रिटिकल फैकल्टीज दे सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस कैरेक्टर के साथ बाद में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये ऐसा करेगा, आगे क्या होगा। पूछता है क्वेश्चन कई बार ये, क्या बताओ इसके बाद इस कैरेक्टर के साथ शादी हो गई, उसके अब क्या हो सकता है आपके हिसाब से, और उसके बाद की कहानी उसमें है ही नहीं। तो आप पूरा समझ करके फिर ही तो प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो प्रिडिक्टिंग इंटरप्रिटेटिंग लेवल के बाद की स्थिति है। फॉर्मिंग ओपिनियन, अपनी राय बनाना, है ना, व्यू देना, अपनी राय बनाना, विचार रखना। इनफरिंग मोटिव्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड थीम्स, कैरेक्टर ने कोई काम किया, उसके पीछे उसका क्या मोटिव था, उसने से क्यों किया होगा, क्यों कत्ल किया होगा उसका, पूछता है क्वेश्चन से। फिर आप अपने विचार देते हो। तो सबके विचार क्या हो सकते हैं? अलग अलग, उसमें कोई एक आंसर नहीं होता। आपके विचार दीजिए, होता है ना सर, तो उसमें आप अपने विचार दोगे, जब पढ़ के पूरा समझोगे तभी दे सकते। इसलिए तो एमए के एग्जाम में आपको नंबर मिल जाते हैं। फैक्चुअली होता, अगर ऑब्जेक्ट टाइप ही होता तो इतने मार्क्स आते क्या? बट वहां होता है कि भाई सबकी राय अलग अलग हो सकती है, पता नहीं इसने क्या लिखा होगा, ठीक है सही लिखा होगा, इंग्लिश में लिख रहा है, इतने पेज भर रखे हैं, ठीक है भाई 20 में से 15 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर दे दो, 5 क्वेश्चन है, 12 पंजे 60 नंबर आ जाते, यही होता है। तो थीम्स वगैरह निकाल सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिडिक्टिव लेवल, जब आप इंटरप्रिटेट कर सकते हो, इन्फर कर सकते हो, तो प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। ये क्या होता है? फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है। इसमें क्या करते हैं आप? डिटरमाइन व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट और आफ्टर स्टोरी एंड्स। प्रिडिक्ट करना, पूर्व कथन करना कि अब इस कहानी के बाद क्या होगा, प्रिडिक्ट करते हैं। ये सब समझा दिया आपको मैंने, व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट और आफ्टर अ स्टोरी एंड्स, ठीक है ना। देखो इन्होंने वो क्रिटिसाइज का एक मतलब लिख के भेजा है विकास ने, गुण अवगुण का विश्लेषण, गुण का भी विश्लेषण और अवगुण का विश्लेषण, दोनों चीजें बतानी चाहिए। वो होता है वो कब कर सकते हो? जब आपका इन्फ्रेंशियल
और इंटरप्रिटेटिव लेवल आपके अंदर कॉम्प्रिहेंशन का आ जाए, और वो जब आ जाएगा तो फिर आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि अब इस कहानी के बाद लास्ट में आगे क्या होगा। ठीक है ना। वी यूज टू वेराइटीज ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन भी दो तरह का होता है, एक वाइल रीडिंग और एक पोस्ट रीडिंग। बिल्कुल सही बात है। कई बार नहीं होता, आप फिल्म देखते रहते हो और आपको लगता है यार इसका ऐसा होगा, ये होगा, अरे यार ये तो हुआ ही नहीं, और आधे मैंने कहा था ना ऐसा होगा, वो हो गया, देखो आप। तो आप देखते देखते, पढ़ते पढ़ते इंटरप्रिटेट करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, वाइल रीडिंग, क्या इसमें कहानी में ये होगा, ये होगा, ये होगा। और जब आप जो सोचते हो उससे अलग होता है, उससे अलग होता है, और यार कहानी तो बिल्कुल ट्विस्ट थे, हम तो ऐसा होगा और हो ऐसा गया। और कई बार जब आप सोचते हो वो हो जाता है, तो वो वाइल रीडिंग प्रिडिक्शन है। एक होता है पोस्ट रीडिंग प्रिडिक्शन, पूरी कहानी पढ़ ली, कहानी खत्म, अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है इनकी जिंदगी में, इन कैरेक्टर्स की जिंदगी में आगे क्या होगा। और कई बार ना इतनी अच्छी कहानी पढ़ते हो कि आपके दिमाग में घूमता रहता है, इतनी अच्छी मूवी देखते हो आपके दिमाग में घूमता रहता है कि यार इन कैरेक्टर्स का इसके बाद क्या होगा। उसे कहते हैं पोस्ट रीडिंग प्रिडिक्शन। दो तरह की प्रिडिक्शन, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। वाइल रीडिंग में तो क्या होता है, क्वेश्चंस डिफर फ्रॉम, ये अलग होते हैं पोस्ट रीडिंग से। ठीक है ना, क्योंकि वाइल रीडिंग क्या होता है, स्टूडेंट्स कैन इमीडिएटली लर्न द एक्यूरेसी ऑफ देयर प्रेडिक्शन बाय कंटिन्यूइंग टू रीड द पैसेज पढ़ते पढ़ते उसने जो क्या प्रेडिक्ट किया था उसको आंसर्स मिल जाते हैं कि देखो मैंने सही सोचा था, हाँ मैंने गलत सोचा था। लेकिन पोस्ट रीडिंग वाले में क्या होता है, क्या उसको पता होता है कि वो सही सोच रहा था गलत सोच रहा था, कहानी तो खत्म ही हो गई, अब पता कैसे चलेगा। तो उसको इमेजिनेशन में रहना पड़ता है बस। एग्जाम्पल के तौर पे, स्टूडेंट्स कुड रीड द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ अ पैसेज, 2 पैसेज पढ़ लिए, 2 पैराग्राफ पढ़ लिए पैसेज के, एंड देन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। अब तीसरे पैराग्राफ में क्या होगा, अगर उसका जवाब सही देता है तो उसको पता चल जाएगा, गलत देता है तो भी उसको पता चल जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, पोस्ट रीडिंग प्रिडिक्शन क्वेश्चंस generally have no right answers, in that students cannot continue to read to confirm their predictions. उसमें उसको सही आंसर मिल नहीं पाता क्योंकि आगे पढ़ने का कुछ उसमें होता ही नहीं है। तो प्रेडिक्शन जो कर दी उसको जवाब कैसे मिल, तो लास्ट में उसने किया, पोस्ट रीडिंग है वो तो, पोस्ट यानी बाद में। However, prediction must be supported by information from the text. हालांकि जो उसका जो प्रेडिक्शन हो सकता है उसका आंसर उसको टेक्स्ट में ही कहीं ना कहीं छिपा होता है। टेक्स्ट की बातों से आप ऐसा अंदाज लगा सकते हो। जनरली स्कॉलरली आर्टिकल्स डू नॉट अलाउ फॉर पोस्ट रीडिंग प्रेडिक्शन क्वेश्चंस। जो स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं ना, विद्वान वगैरह जो लिखते हैं, उसकी तो सारी बातें उस आर्टिकल में ही होती है, तो बात का कुछ सोचने का रहता नहीं है। और उसमें क्वेश्चन होते हैं। अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग सच एज फिक्शन, लेकिन जो फिक्शंस होते हैं ना, नॉवेल्स वगैरह, भाई फैक्चुअल है। जैसे मान लो आपने मून के बारे में पढ़ा कि मून का वो अपने पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, चांद पे अपना जो भी सैटेलाइट है, जो भी चीज है, वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो अब वो उस पर कोई ऐसे पढ़ रहे थे, आपने पढ़ लिया, लास्ट में पता चला कि भाई इस तारीख को इतने बजे वो वहां पर लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता चल गई, वो उसमें आपके लिए फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। लेकिन जो फिक्शंस होते हैं, जो नॉवेल्स होते हैं, कहानियां होती हैं, उनमें आर फर्टाइल ग्राउंड फॉर सच क्वेश्चंस। वो ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछते हैं उसमें, कहानियों के अंदर, क्योंकि इनमें फिक्शन का काम सारा होता है। फिक्शन मतलब इमेजिनेशन होता है, तो इमेजिन करके आप जवाब दे सकते हैं। चलो, टू इलस्ट्रेट, समझने के लिए, कंसिडर रोमांस इन विच द वुमन एंड मैन आर मैरिड एज द नोवेल कम्स टू अ क्लॉज। तो बता रहा था ना आपको मैं कि एक लड़के लड़की की शादी होती है नोवेल्स के लास्ट में। ए पोस्ट रीडिंग प्रेडिक्शन क्वेश्चन माइट बी, तो पोस्ट प्रेडिक्शन क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके अंदर, डू यू थिंक दे विल स्टे मैरिड, क्या आपको लगता है कि वो शादीशुदा ही रहेंगे या डिवोर्स ले सकते हैं बीच में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। वाई और वाई नॉट, और साथ में क्या लिख दिया, वाई और वाई नॉट। ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब कब दे पाओगे आप, जब आपने पूरा वो कहानी पढ़ी हो। तो उस कहानी के पढ़ पे लग रहा था आपको कि जो लड़की थी ना, उसकी दोस्ती उस लड़के से पहले 2-3 लड़कों से और रही थी, और वो अपने सहेलियों को अक्सर कहती थी कि मैं ना कुछ समय में लड़कों से बोर हो जाती हूँ, मुझे ना ये उनसे मैं फेड अप हो जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है इस तरह से।
ये कहानी का डायलॉग कहीं आपने सुना था, और वो लड़के से भी थोड़ा सा जब वो करती थी तो उसको लगता था कि यार ये मैं जिंदगी में चल पाऊंगी, साथ नहीं चल पाऊंगी, तो मुझे बोर कर रहा है। बट ठीक, घर वालों ने समझाया, उसको लगा लड़के की नौकरी लग गई, उसने शादी कर ली, कहानी खत्म हो गई। अब आपसे पूछो, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दे विल स्टे मैरिड? और लड़का भी गुस्से है, आपको पता चला था, क्योंकि किसी बात टॉलरेट नहीं कर पाता। उसने कई बार कोई गलत बात होती थी, वो अपने घर वालों से लड़ लिया करता था, अपने दोस्तों से लड़ लेता था। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या उनकी शादी रहेगी? ऐसे चांस पे क्या लगता है? शायद नहीं, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। डिपेंडिंग ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग एविडेंस इन द टेक्स्ट, इसके लिए आप टेक्स्ट में कुछ एविडेंस दिए होंगे, उन फैक्ट्स को देखोगे, एविडेंस को देखोगे, एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ द रीडर, और आपका रीडर का भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। कुछ को लगता है कि यार नहीं, जो ऐसे लड़ते हैं और लड़कियां जो शादी से पहले इस तरह करती है, वो तो शादी के बाद टिकी जाती हैं, तो शायद उनकी शादी चली जाएगी। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नहीं यार वो सही है लड़की भी, मैं भी तो ये सोचता हूँ या ये सोचती हूँ कि कब तक अपने एक ही साथ बंधे रहेंगे हमें जिंदगी भर के लिए, तो उनकी शादी नहीं टिकनी चाहिए। आप अपने एक्सपीरियंस से या उस पैसेज के अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। तो आइदर ए यस और अ नो आंसर कुड बी जस्टिफाइड। उस यस नो को आप क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं। तो एक प्री रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, पढ़ने से पहले ही अंदाज लगा लेना। हैविंग स्टूडेंट मेक प्रेडिक्शन बिफोर दे रीड द टेक्स्ट। अगर वो टेक्स्ट पढ़ने से पहले सोचे कि इस नाम से, उससे क्या यार इसमें ये ऐसी कहानी होगी, जैसे कई बार नहीं तो फिल्म का जो ट्रेलर देखते हो आप, या फिल्म का जो पोस्टर देखते हो, हीरो हीरोइन देखते हो, उसका नाम देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि यार ये इसमें मजाक होगा, इसमें लड़ाई झगड़ा होगा, इसमें खून खराबा होगा। थोड़ा सोचते हैं ना लोग, ये फिल्म नहीं देखनी, ये फिल्म देखनी अच्छी होगी, तो वो पहले ही पढ़ के आप अंदाज लगा लेते हो। वी डू नॉट सी दिस टाइप ऑफ प्रेडिक्शन एज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। जब तक आपको पैसेज पढ़ाएगा तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा वो? Rather, it is an activity that allows students to realize how much they know about the topic of the text. बस ये क्वेश्चन तो तब पूछ सकता है, पढ़ाते समय टीचर पूछ सकता है कि भाई इस टॉपिक के बारे में आपको क्या लगता है, ये किस चीज के बारे में लेसन होगा, ठीक है ना, किस चीज का पैसेज होगा। अब आ जाओ इवैल्यूएटिव लेवल, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। ये फिफ्थ टाइप होता है। रिक्वायर्स द लर्नर टू गिव अ ग्लोबल और कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट। पूरे टेक्स्ट को पढ़ लिया ग्लोबल, अब पढ़ने के बाद आप पहले तो पढ़ने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दैट रिक्वायर द रीडर टू गिव एन इवोल्यूशन ऑफ दिस आर्टिकल इज, जैसे अगर इस आर्टिकल जो पढ़ रहे हो ना आप, इसका इवोल्यूशन क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाउ विल द इंफॉर्मेशन इन दिस आर्टिकल बी यूजफुल टू यू। इवेल्युएट कर कि इस पैसेज की जो इंफॉर्मेशन जो दी गई है, इसमें इस आर्टिकल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, वो क्या लगता है आपको, कितनी यूजफुल हो सकती है आपके लिए? दिगेश्वरी आप बताएं। एज ए इंग्लिश स्टूडेंट तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे वही हम बच्चों को पढ़ाएंगे और नॉलेज गेन हो रहा है, टाइप्स के पता चल रहा है। अभी तक पर्टिकुलर एक वर्ड का ही था, डीप मीनिंग पता चल रहा है। जब हम मतलब पैसेज को पढ़ेंगे तो डीप मीनिंग पता चल पाएगा। अब आपको ये पता चलेगा कि पैसेज को अच्छा इस तरह समझना होता है। हम तो समझते थे पैसेज पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर दे दो, बस दैट्स इट। इससे पता चला टीचर, एज ए टीचर, कि जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को सारी बातें हमें बतानी चाहिए। हमें सारी बातें बतानी चाहिए कि बेटा देखो इसमें ये चीज है, इसमें चीज। अब अच्छे टीचर बनोगे ना आप लोग, पैसेज पढ़ाते समय इन सब बातों का आप भी ख्याल रखोगे, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। ये इस तरह की बात जो बता रहे हो ना आप, ये आप इवैल्यूएटिव लेवल पे आप आ गए हो। इसका मतलब आप इवैल्यूएशन कर पा रहे हो, मूल्यांकन कर पा रहे हो, क्या सही और क्या गलत, कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदायक, वो सब चीजें आप बता सकते हो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स मस्ट यूज बोथ अ लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। इसके लिए बच्चों को कौन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? लिटरल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एंड देयर नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट टॉपिक एंड रिलेटेड इश्यूज। टेक्स्ट का टॉपिक का पता होना चाहिए, उसमें क्या बातें लिखी हुई हैं वो पता होना चाहिए, एंड रिलेटेड इश्यूज, और जो और भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सम स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स मे बी रिलेक्टेंट टू बी क्रिटिकल और टू डिसएग्री विद द प्रिंटेड वर्ड।
कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट उनके कल्चर की वजह से हो सकता है वो जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उससे आप डिसएग्री हो, आपको चीज नहीं पसंद हो। जैसे कोई पैसेज कह रहा है कि देखो लड़की और लड़की की शादी हो ना तो उसमें दहेज तो जम के लेना चाहिए, वो उस बात पे उसने 10-20 लाइन लिख दी कि इससे आपको लेवल के लोग मिल जाते हैं, जो अपनी बेटी को पैसे दे सकता है वो आपकी जिंदगी में मदद भी कर सकता है कभी आप फंस गए तो, ठीक है ना, एक बराबर का लेवल पता चलता है। और अब ठीक है, वो उस पैसे को अपने बेटे को भी तो देगा, तो कुछ पैसा क्यों ना अपनी बेटी को भी दे दे, ठीक है ना, इस तरह के तर्क दे रहे हो। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है उस तर्क से सहमत हो और कुछ लोग हो सकता है उस तर्क से सहमत ना हो, आपका कल्चरल क्या है और वो चीजें क्या है, तो वो ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ हो सकता है कोई इवेल्यूट करोगे ना, यार मुझे तो बेकार लगी बात ये, क्यों बेकार लगी, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में दहेज बहुत बेकार चीज है इसलिए आपको बेकार लगा। In such circumstances, the teacher might want to model possible answers to evaluation questions, making sure to include both positive and negative aspects. Evaluate करते समय टीचर भी थोड़ा बताएगा आपको कि देखो इसकी पॉजिटिव है ये चीजें, इसकी नेगेटिव, ताकि आप भी उस तरह से इवेल्युएट कर सके। शुरू में तो टीचर आपकी मदद करेगा, बताएगा पैसेज के बारे में, और फिर जो है आपको खुद को भी करना होगा। पर्सनल रिस्पॉन्स, पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है भाई, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं, है ना, आप उसकी क्या फीलिंग है टेक्स्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं। और ये बातें टेक्स्ट में नहीं होंगी। कोई कैरेक्टर, मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया, आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, 5-6 कैरेक्टर थे कहानी में, आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। अब इनको होता है अलग कैरेक्टर, इनको अलग, इनको अलग। जैसे भारतीय राजनीति के ऊपर एक आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई, मान लो अभी वर्तमान राजनीति पॉलिटिकल, उसमें आपको मोदी भी दिखाया गया, आपको वहां राहुल गांधी भी दिखाया गया, केजरीवाल भी दिखाया गया, आपको ममता भी दिखाई गई, आपको 2-4 लोग नेता और दिखाए गए। अब इनमें से आपको कौन सा पसंद आया, उनके बारे में, सबके बारे में बातें बता दी गई। अब हो सकता है आप, जैसे मैं पूछ लेता हूं, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, चंचल, मोदी, आप तीनों को ये लग रहा है, पर मान लो सुरभि होती तो हो सकता है उसकी पसंद कोई और होता। 10 स्टूडेंट होते तो 10 में से 2 की पसंद होता कुछ और होती, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन हो ना कि आपको कौन पसंद है कौन ना पसंद है, क्या अच्छा गुण लगा इसमें, क्या बुरा गुण लगा, ये वाली आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लेवल के रिस्पॉन्स हैं ये। तो पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है ना, दे मस्ट रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट पर आधारित होनी चाहिए। वैसे तो टेक्स्ट में कुछ ऐसा बताया गया है जिसके आधार पर आपने आंसर दिया। एंड रिफ्लेक्ट अ लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल, वो तो देखो लिटरल अंडरस्टैंडिंग तो होगी होगी, बस शब्दों के बीच में तो आंसर ढूंढोगे अपना आप। तो ये जैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं, व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के बारे में आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। ये जो क्वेश्चन है कौन से हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सब बात दे रखी है इसमें, और फिर ये समरी है, पूरे पैसे पढ़ लोगे समरी को, आप दे रखा है, ठीक है ना। मैंने 6 लेवल थे आपके, अगर ये 6 लेवल कर सकते हो तो ये रीडिंग, आगे रीडिंग करने की जरूरत है, कर लोगे आप लोग, या खुद आप लोग कॉम्प्रिहेंशन कर लोगे इस बचे हुए पैसेज को, कर लेंगे आप। इधर विकास सिंह की, कोई विकास कुमार जी की कोई दूसरी राय है, वो कहते साहब आपने योगी का तो नाम ही नहीं लिया, हमें तो योगी पसंद है, बुलडोजर बाबा। चलो भाई क्वेश्चन कर लें इसके हम लोग, अब क्वेश्चन कर सकते हैं ना विकास, समीक्षा। जब बहुत ज्यादा बड़ा था क्या पैसेज अभी, टीचिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन देखते हैं, 5 ही क्वेश्चन है, अभी हो जाएंगे। समीक्षा क्वेश्चन कर सकते हैं, यस, सहमत है दोनों भी। चलो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखो, टीचिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिफिकल्ट बिकॉज द रीडर इज नॉट फैमिलियर। कॉम्प्रिहेंशन को समझना कठिन है क्योंकि रीडर, पढ़ने वाला, किस चीज से फैमिलियर नहीं होता, विद द यूज ऑफ इडियोमेटिक फ्रेजेस इन द पैसेज। जैसे पुट आउट है ना, वो वंस इन अ ब्लू मून है, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते।
इसलिए समझने में दिक्कत आती है। हमें ऑथर्स के बारे में जानकारी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किस एज में लिखा गया पता नहीं हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और विद द पैसेज, पैसेज से डिफिकल्टी होती है नहीं, डिफिकल्टी होती है पूरे पैसेज से नहीं, कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस से। तो इस पहले का क्वेश्चन ए हो जाएगा। दोनों ने आंसर दे दिया, आपका भी यही था, ठीक है। अब देखो रीअरेंज करना है क्रम में। अब आप बताओ, ये आंसर बिना देखे इधर देखो बोर्ड पे, सबसे पहले कौन सा लेवल का होना चाहिए? लिटरल। अब आपको बिल्कुल मजा आ रहा हो करने में ना, क्वेश्चन कहां से बने पता चल गया ना आपको, अपना मैटर क्वेश्चन को जवाब दे पा रहे नहीं दे पा रहे। पहला तो ये हो गया, उसके बाद क्या करोगे आप, और फिर क्या करोगे, इंटरप्रेट, और लास्ट में मूल्यांकन करोगे। 6 में से 4 इंपॉर्टेंट है, ये 6 में से 4 इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वो जो था ना प्रेडिक्टिव वाला और पर्सनल रिस्पॉन्स, वो ये मान लो कि जब ये हो जाएंगे तो इवैल्यूएशन के बाद वो अपने आप ही हो जाती है चीज, है ना। ये हो, तो आंसर क्या होगा, 2 नहीं, ये 2 1 1 और 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। When you re-express the theme, जब आप थीम बताते हो ना पैसेज की अपने शब्दों में, तो कौन सा लेवल होता है वो, इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंस, निष्कर्ष निकालना, ये इसकी थीम है, ये इसका पैसेज, इन्फ्रेंशियल। ठीक है। थर्ड का सी, ठीक है, सेकंड का भी सी था ना, थर्ड का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हेल्प्स लर्नर्स मोस्ट इन डेवलपिंग देयर क्रिटिकल फैकल्टीज। सबसे क्रिटिकल वाली जो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हेल्प्स लर्नर्स मोस्ट इन डेवलपिंग देयर क्रिटिकल, जब आप क्रिटिकल फैकल्टीज डेवलप हो जाती हैं, आलोचना करना, आप कौन सी होती हो, इंटरप्रिटेटिव, क्रिटिकल फैकल्टीज, चेक कर लो एक बार आप। क्रिटिकल फैकल्टीज किसमें आती है, इंटरप्रिटेटिव लेवल। क्रिटिकल मतलब कि आप अपने व्यू बता सकते हैं किसी के बारे में, अच्छा है बुरा है, ये कब कर सकते हैं आप, जब आप उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं ना, अपना व्यू रखना, ओपिनियन रखना, अपनी राय रखना, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में बताना, वो चीजें। चलो नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस व्हिच हेल्प मोस्ट इन डेवलपिंग लर्नर्स क्रिटिकल फैकल्टी। वापस आके देखो तो कौन सा होगा, इंटरप्रिटेटिव एंड इन्फ्रेंशियल लेवल। ठीक है ना। फिफ्थ का बी हो जाएगा, फिफ्थ का भी बी और फोर्थ का बी था ना। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपके, समझ में आ गया था आप लोगों को।